students, welcome back to your channel. My dear, यूनिट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम शुरू करेंगे यूनिट 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजेदार है, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको इतने बढ़िया तरीके से, इतने सिंपल वे से समझाऊंगा कि एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए. तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. बच्चे, जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो नाम आता है वो है इनका, हेनरी फ्योल. हेनरी फ्योल कौन थे? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, जिन्होंने हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए. आज हम पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो किन्होंने दिए? हेनरी फ्योल ने. और हेनरी फ्योल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, और इनकी कंट्रीब्यूशन के कारण इनको हम, माय डियर, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं. और इन्होंने एक बुक लिखी थी, जर्नल थ्योरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम फ्योलिज्म भी कह देते हैं. और इसी में इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स के बारे में बताया, जो आज भी हम लोग मानते हैं, और उन्हीं के बेस पे हमारी मैनेजमेंट चल रही है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स. तो हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल दिए? सबसे पहले 14 प्रिंसिपल्स दिए. इनमें सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration of employees, centralization and decentralization, principle of scalar chain, principle of order, principle of equity, initiative, stability of tenure of the personnel and spirit de corps. तो ये 14 प्रिंसिपल दिए हेनरी फ्योल ने, जिन्हें हम एक एक करके आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करेंगे डिवीजन ऑफ वर्क. भाई, डिवीजन ऑफ वर्क को हम प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं. क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल कहता है कि हर काम को छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करें, और हर वर्कर को एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए दे दें. जब उस काम को बार बार करेगा तो उस काम में क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा, और उससे उसकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी डेफिनेटली बढ़ेगी. तो दिस इज माय डियर प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क. क्या कहता है प्रिंसिपल? कि जब काम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हर वर्कर को उस काम करने के लिए देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम वर्कर जब उस काम को बार बार करेगा तो उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और उससे क्या होगा? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी. क्लियर बच्चे? इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं. फिर हम बात करते हैं कि इस प्रिंसिपल के फायदे क्या हैं, और अगर हमने इसको नहीं माना तो नुकसान क्या है. सबसे पहले एडवांटेज ऑफ दिस प्रिंसिपल. बेटा, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है. पिछले लेक्चर में मैंने शायद बताया था मेरा गला काफी खराब चल रहा है, तो आवाज थोड़ी सी फटी हुई है, तो प्लीज मैनेज कीजिएगा. पर आई ट्राई माई बेस्ट कि समझाऊंगा आपको बड़े अच्छे से, तो जरा ध्यान से सुनिएगा. एडवांटेज क्या है इस प्रिंसिपल के? सबसे पहला एडवांटेज है, जब इस प्रिंसिपल को हम अडॉप्ट करेंगे तो क्या होगा? भाई, डेफिनेटली जब वर्कर बार बार काम करेगा तो क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो इंक्रीज करेगी. सबसे पहले क्वालिटी ऑफ वर्क जो है इंक्रीज करेगी, और जब वर्कर काम करके उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा तो प्रोडक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी. ऑब्वियसली वर्कर बार बार काम करेगा सेम काम को, तो उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, और उससे जो रिसोर्सेज हैं उनका जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा. अब रिसोर्सेज वेस्ट भी नहीं होंगे क्योंकि बंदा स्पेशलिस्ट हो गया, एक्सपर्ट हो गया, और इससे वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. जो काम पहले वो कम टाइम में, पहले से कम टाइम में काम करेगा, पहले से बढ़िया काम करेगा, तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. एंड रिड्यूस द नीड ऑफ सुपरविजन. अब उस वर्कर को काम करना आ गया है, उसको सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने काम में वो क्या हो चुका है? एक्सपर्ट हो चुका है. तो ये तो फायदे हैं. अगर आपने इस प्रिंसिपल को नहीं माना तो इसके नुकसान भी हैं. पहला नुकसान क्या है? भैया, रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे. जब एक पर्सन अपने काम में एक्सपर्ट नहीं होता तो वो क्या करता है? रिसोर्सेज को वेस्ट करेगा, काम भी देर से करेगा, स्पीड ऑफ वर्क कम हो जाएगी, और वर्क एफिशिएंसी भी गिरेगी,
और स्पेशलाइजेशन आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, कभी भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। यानी कोई वर्कर कभी स्पेशलिस्ट बन ही नहीं पाएगा अगर आपने इस प्रिंसिपल को वॉयलेट किया। तो बेटा कई बार टीचर पूछ लेते हैं कि अगर हम इस प्रिंसिपल को नहीं मानते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो आपने ध्यान रखना है, उसमें आपने वॉयलेटिंग इफेक्ट बताने हैं, और अगर मानते हैं तो क्या फायदा होने वाला है, उसमें आपने एडवांटेजेस बता देने हैं। अब आता है सेकंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह प्रिंसिपल कहता है कि जब आप किसी भी वर्कर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, कोई काम देते हैं, तो उस काम को करने के लिए जितनी अथॉरिटी है वो भी उसको दी जाए। अब आपने काम तो दे दिया, लेकिन अगर आपने उसको काम करने के लिए अथॉरिटी नहीं दी तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। या कई बार आपने काम दिया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अथॉरिटी उसको कुछ ज्यादा दे दी, तो वो क्या करेगा, उसका मिसयूज कर सकता है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉपर तालमेल हो। जितनी अथॉरिटी दे रहे हैं उतनी ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, या जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसी के हिसाब से अथॉरिटी मिले। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होनी चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए, कि जितना आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी काम करने के लिए उतनी ही उसको आप पावर भी दे, अथॉरिटी भी दे। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैंने अपना एक अकाउंटेंट बैठाया यहाँ पे, ठीक है, अकाउंटेंट की जॉब दी एक पर्सन को। अब मैंने कहा भैया तुम सारे अकाउंट्स को देखोगे, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन मैंने उसको बोला कि भाई कोई भी आप काम करोगे पहले आप मेरे से पूछोगे, फिर आप कोई डिसीजन लोगे। अब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी, लेकिन पावर कोई भी नहीं दी, तो वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर डिसीजन के लिए कहीं कोई पेमेंट करनी है उसको मेरे से पूछना पड़ेगा, कोई सामान मंगवाना है फिर मेरे से पूछना पड़ेगा। तो वो अकाउंटेंट जो है प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि तुम सारा फाइनेंस मैनेज करोगे, सारी पेमेंट्स करोगे, सब तुम देखोगे, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी कि डिसीजन लेने की, डिसीजन सारे मैं ले रहा हूं, तो वो कभी भी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो यहां पे फ्योल ने क्या कहा कि जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उतनी ही अथॉरिटी दें, पैरिटी होनी चाहिए। अच्छा एक और भी ध्यान रखना, अथॉरिटी ज्यादा भी नहीं दे देनी, समटाइम क्या होगा अदरवाइज पर्सन मिसयूज कर लेगा। अब मान लो मैंने उस अकाउंटेंट को बोला तुम जैसे मर्जी पेमेंट करो, कुछ तुम्हें मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको अथॉरिटी बहुत ज्यादा दे दी, तो समटाइम हो सकता है उसका मिसयूज भी कर ले। तो आपने ध्यान रखने, ज्यादा अथॉरिटी नहीं देनी अदरवाइज मिसयूज हो जाएगा, और कम अथॉरिटी नहीं देनी नहीं तो वो ढंग से काम भी नहीं कर पाएगा। तो ये कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो गया। अब मेरे बच्चे अगर हम इस प्रिंसिपल को मानते हैं तो क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, हेल्पफुल इन अचीविंग द टारगेट। ऑब्वियसली आपने बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उस हिसाब से अथॉरिटी दे दी, तो डेफिनेटली टारगेट को टाइमली कंप्लीट कर पाएगा। देन एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस भी इससे बढ़ेगा, भाई आपने एम्प्लॉयज को जो काम दिया साथ ही पावर दे दी, तो उसका कॉन्फिडेंस भी यहाँ डेफिनेटली बढ़ेगा। देन मिस यूज ऑफ जो अथॉरिटी है वो मिनिमाइज हो जाएगा, आपने ज्यादा अथॉरिटी दी नहीं तो कोई उसका मिस यूज भी नहीं कर पाएगा। एंड इजी टू इम्पोज अकाउंटेबिलिटी। देखो आज अगर मान लो सपोज करो एक वर्कर है, आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन आपने अथॉरिटी नहीं दी और वो काम नहीं कर पाया, तो आप उसको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते क्योंकि आपने पावर ही नहीं दी थी। लेकिन जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, साथ में अथॉरिटी भी दे दी, अब अगर ढंग से काम नहीं हुआ तो ही इज अकाउंटेबल, आप अकाउंटेबिलिटी इंपोज कर सकते हो। एंड इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली जब आपने एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उतनी अथॉरिटी दी, वो ढंग से काम कर रहे, स्मूथ सारा काम चल रहा है, वर्किंग आपकी स्मूथली हो रही होती है। लेकिन अगर आपने इसको वॉयलेट किया, आपने इस प्रिंसिपल को नहीं माना, यानी कई बार आपको अथॉरिटी बहुत ज्यादा दे दी, कई बार अथॉरिटी बहुत कम दे दी, तो उसका वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या नुकसान होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे रॉन्ग यूज ऑफ अथॉरिटी। अगर आपने मान लीजिए उसको ज्यादा अथॉरिटी दे दी तो वो क्या करेगा, समटाइम उसको मिस यूज कर सकता है, पहला नुकसान। डिफिकल्टी इन अचीविंग द टारगेट इन केस अथॉरिटी इज गिवन लेस अथॉरिटी इज गिवन देन इट नीडेड। आपने जितनी अथॉरिटी चाहिए थी अगर उससे कम अथॉरिटी दी तो वो टाइम पे काम नहीं कर पाएगा। देखो ज्यादा अथॉरिटी दे दी तो रॉन्ग यूज हो जाएगा,
कम अथॉरिटी दी तो टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा। एंड कैनॉट फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अब अगर आपने एक पर्सन को काम दे दिया लेकिन उतनी आपने अथॉरिटी नहीं दी तो अकाउंटेबिलिटी भी आप फिक्स नहीं कर सकते अगर टाइम पे काम नहीं हुआ। एंड डिजायर गोल में नॉट बी अचीव, और गोल हमारा हम अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वर्कर ढंग से काम नहीं कर पाएगा, आपने उसको प्रॉपर पावर नहीं दी, अथॉरिटी नहीं दी। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। भाई प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के बारे में दो बातें ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। ये प्रिंसिपल पहली बात ये कहता है कि देखो, जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सबको मानने पड़ेंगे। डिसिप्लिन मीन्स डूइंग समथिंग इन ए प्रॉपर मैनर अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब है डिसिप्लिन का? जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है आपको उसको मानना पड़ेगा। अब एक तो ये बात कहते हैं, यानी हमारा जो डिसिप्लिन प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है, पहली चीज क्या कहते हैं कि जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो मानने पड़ेंगे। एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल। कहते हैं हर डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि जो हमारे जितने भी लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सबको अच्छे सुपरवाइज करने। क्लियर एंड फेयर रूल्स एंड रेगुलेशन, हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। एंड जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, और अगर रूल्स को वायलेट करेगा तो हमने उसको पेनल्टी भी लगानी है। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कि हर लेवल पे हर पर्सन रूल्स एंड रेगुलेशन को मानेगा, अगर कोई इसको नहीं मानेगा तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और एक बात और याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एक बात और कहता है कि चाहे वर्कर्स हैं चाहे मैनेजर हैं, दे शुड फुलफिल देयर कमिटमेंट। उन्हें अपनी कमिटमेंट फुलफिल करनी है। अगर आपने कोई कमिटमेंट करी है तो यू हैव टू फुलफिल। ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है कि चाहे मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज मस्ट ऑनर देयर कमिटमेंट एंड सिमिलरली एम्प्लॉयर आल्सो मस्ट ऑनर हिज कमिटमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए एक मैनेजर ने कहा कंपनी के वर्कर्स को, भाई इस समय ऐसा है, बहुत अच्छा ऑर्डर आया है, आप लोग ओवर टाइम कीजिए, टारगेट कंप्लीट कीजिए, प्रोडक्शन पूरी कीजिए, और जैसे ही हमें अच्छा प्रॉफिट आएगा, हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, हम आपको बोनस देंगे या आपको इंक्रीमेंट देंगे, लेकिन इस समय हम कुछ आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे। तो वर्कर ने बात मान ली, ओवर टाइम लगाया, खूब काम किया, कुछ भी नहीं लिया अपने मालिक से। लेकिन बाद में जब प्रॉफिट आए, कंपनी ने अपना टारगेट अचीव किया, तो मैनेजर ने क्या किया, उनका एज पर कमिटमेंट बोनस दे दिया या जो इंक्रीमेंट था वो दे दिया। तो जो मैनेजमेंट है वो अपना प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो कर रही है। लेकिन अगर मैनेजर ने ऐसा नहीं किया, कमिटमेंट किया था लेकिन बाद में इंक्रीमेंट नहीं किया, उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई, कोई बोनस भी नहीं दिया, तो इट मीन्स जो मैनेजमेंट है उसने प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को वायलेट कर दिया। समझ आई मेरी बात? तो यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है इसमें दो बातें याद रखने वाली हैं। एक तो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, अगर कोई फॉलो नहीं करेगा उसको पेनल्टी मिलेगी, और तीसरी बात आपने अपनी जो कमिटमेंट है उसके ऊपर रहना है, चाहे वो एम्प्लॉयज की तरफ से है चाहे वो एम्प्लॉयर की तरफ से है। क्लियर? फिर उसके बाद आता है एडवांटेज क्या है। अगर मेरी कंपनी के अंदर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन माना जाएगा तो उसका फायदे क्या है। देखो, जो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी अपने आप ही मार्केट में एक अलग से रेपुटेशन होती है, यार यहाँ बड़ा अच्छा डिसिप्लिन है, यार इस कंपनी का डिसिप्लिन देखने वाला है। क्या है ये? एक बढ़िया रेपुटेशन होती है मार्केट के अंदर जो एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो यानी अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन मानोगे तो पहला बेनिफिट क्या मिलने वाला है, रेपुटेशन बहुत बढ़िया होगी। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, जहां पर डिसिप्लिन होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे, डेफिनेटली वहां पे जो एफिशिएंसी है वो भी ज्यादा होगी। एंड बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, डेफिनेटली जहां पे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन माना जा रहा है, भाई जो भी कमिटमेंट करती है मैनेजमेंट फुलफिल करती है, जो एम्प्लॉयज कमिटमेंट करते हैं वो फुलफिल करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो लेबर और मैनेजमेंट का है रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होता है। तो ये इसके फायदे हैं अगर हम इस प्रिंसिपल को मानते हैं। लेकिन अगर हमने इस प्रिंसिपल को नहीं माना तो नुकसान क्या होने वाला है। सबसे पहले मेरे बच्चे, कंपनी की रेपुटेशन गिरेगी। मैंने भी क्या बोला आपको कि जहां पे डिसिप्लिन होता है कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन जहां पर मेरे बच्चे आप इसको वायलेट करोगे तो रेपुटेशन क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। भैया कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई टाइम पे काम नहीं होता, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो कंपनी की रेपुटेशन डाउन जाती है। सेकंड, हाइट ऑफ डिसऑर्डर, जहां पर डिसिप्लिन नहीं होगा दुनिया भर का डिसऑर्डर होगा। एन एटमॉस्फियर ऑफ डाउट एंड सस्पिशियस, देखो ना, अब
प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन आप वायलेट कर रहे हो, यानी कोई भी कमिटमेंट करती है मैनेजमेंट फुलफिल ही नहीं करती। तो उस टाइम पे कंपनी में कैसा माहौल है, डाउट का, सस्पिशियस का। अगर मैनेजमेंट आपको कुछ कह भी रही है तो आपको यकीन नहीं है कि पता नहीं ये फुलफिल करेंगे नहीं करेंगे, पिछली बार भी कहा था लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा किया। तो वहां पे जो आपका जो एक माहौल है वो कैसा होगा, डाउट का होगा। मैनेजमेंट कुछ कमिटमेंट करेगी भी तो सामने वाली जो लेबर है उसकी बात पे यकीन नहीं करेगी। डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली जब ऐसा माहौल होगा कि मैनेजमेंट कमिटमेंट तो करती है लेकिन फुलफिल नहीं करती है, प्रिंसिपल डिसिप्लिन को वायलेट करती है, तो जो वर्कर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन जाएगा। तो ये था मेरे बच्चे वायलेटिंग इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। फिर आता मेरे बच्चे एक बड़ा मजेदार प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है भैया, एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक बॉस होना चाहिए, यानी एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट। मतलब यह है कि अगर एक एम्प्लॉय के ऊपर एक से ज्यादा बॉस होंगे तो फ्यूल कहता है बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, उसकी लॉयल्टी डिवाइड हो जाएगी। तो उसे कंफ्यूज नहीं करना, एक एम्प्लॉय के ऊपर एक बॉस हो तो वो उससे जो ऑर्डर ले उसी के लिए आंसरेबल हो, तो डेफिनेटली वो बड़े अच्छे से काम करेगा और प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया रहने वाली है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। क्या कहते हैं, एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। हर वर्कर ने सिर्फ किससे ऑर्डर लेना है, एक सुपीरियर से लेना है, उसी के लिए वो आंसरेबल है, उसी के लिए वो अकाउंटेबल है। दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड, ताकि कंपनी में कोई कंफ्लिक्ट ना हो, कोई डाउट ना हो, कोई ओवरलैपिंग ना हो काम की। इसलिए आपने इस प्रिंसिपल को मानना है। अब अगर इस प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं, एक हमने सबऑर्डिनेट के ऊपर सिर्फ एक सुपीरियर ही लगाया, एक ही बॉस है, तो अब इसका फायदा क्या होने वाला है। नंबर 1, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन बिल्कुल क्लियर है। कौन किसको ऑर्डर लेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, बिल्कुल क्लियर है। कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है, क्लियर हो गया। इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखो ना, अब मेरे को सपोज कीजिए मेरे ऊपर एक बॉस है, मेरे को उसी से ऑर्डर लेना है, तो मैं उसी के लिए अकाउंटेबल हूं, उसी के लिए आंसरेबल हूं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बड़ा इजी हो गया। देन एलिमिनेट फ्रिक्शन, क्लैशेस एंड डिस्प्यूट्स। कई बार सुपीरियर में डिस्प्यूट हो जाते हैं, क्लैशेस हो जाते हैं कि मैंने उससे काम किया, तूने मेरा काम नहीं किया। दूसरा सुपीरियर कहता तुमने मेरा काम नहीं किया। मान लो एक वर्कर के ऊपर 2-3 बॉस हो जाए, सपोज करो एक वर्कर के ऊपर 3 बॉस हैं। अब एक बॉस ने एक काम किया, दूसरे बॉस ने दूसरा काम दिया, तीसरे ने तीसरा काम दे दिया। अब आप किसका काम करोगे, आप परेशान हो गए, और फिर उसमें क्या होगा, क्लैशेस होंगे, डिस्प्यूट होंगे। एक बॉस कहेगा मेरा काम नहीं किया, दूसरा कहेगा मेरा काम नहीं किया। तो जब यूनिटी ऑफ कमांड होगा ऐसा कोई क्लैशेस, कोई डिस्प्यूट, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। देन ईच सबऑर्डिनेट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस एंड डेफिनेटली इससे क्या होगा, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव करेगी। भाई जब एक बंदा एक ही बंदे से ऑर्डर ले रहे हैं, उसका काम टाइमली करेगा, उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करेगी। और फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट की जो लॉयल्टी है, लॉयल्टी जो है इट इज नॉट डिवाइडेड। अब देखो ना, अगर मेरे ऊपर 4 बॉस हो तो मैं किसके लिए लॉयल हूं, मैं परेशान हो जाऊंगा, किस बॉस की मानूं किसकी ना मानूं। लेकिन जब मेरे ऊपर एक ही बॉस है तो मैं उसके लिए 100% लॉयल रहूंगा, मेरी लॉयल्टी डिवाइड नहीं होगी। तो ये इसके एडवांटेज हैं। लेकिन अगर हमने इस प्रिंसिपल को नहीं माना, वायलेट कर दिया, तो क्या नुकसान होगा। सबसे पहला नुकसान होगा ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। अब हो सकता है एक बॉस ने एक काम दिया, दूसरे ने दूसरा काम दे दिया, तीसरे तीसरा काम दे दिया। एक ही काम अलग अलग बॉस बार बार दिए जा रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रहा है काम का। A subordinate may not be able to satisfy 2 or more bosses। अब मेरे ऊपर 4 बॉस बैठ गए, अब मैं किसको सेटिस्फाई करूं, किसको सेटिस्फाई ना करूं, मैं तो कंफ्यूज हो गया, मैं कभी भी सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा। इट विल इजी फॉर सबऑर्डिनेट टू स्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, सबऑर्डिनेट के लिए कितना आसान हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना। सपोज करो मेरे ऊपर 4 बॉस हैं, ठीक है, और मैं बड़ा सियाना हूं। अब मैं क्या करूंगा, एक बॉस ने कहा मेरा काम नहीं हुआ, वो बॉस नंबर 2 ने काम दिया था सर, उसका काम कर रहा था। बॉस नंबर 2 ने पूछा मेरा काम नहीं हुआ, वो सर बॉस नंबर 3 ने काम दिया था, उनका काम कर रहा था। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी शक कर जाऊंगा, मेरे लिए इजी हो जाएगा एस्केप करना। एक को बोलूंगा उसने काम दिया, दूसरे को बोलूंगा तीसरे ने काम दिया, तीसरे को बोलूंगा चौथे ने काम दिया, और काम मैं किसी का भी नहीं करूंगा। तो यहां पे जो वर्कर है उसके लिए भी इजी हो गया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप करना। तो इसलिए आपने इसको वायलेट नहीं करना। ये बहुत जबरदस्त प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड।
फिर आता है मेरे बच्चे नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है सर, इसका स्लोगन है वन हेड एंड वन प्लान। कहते हैं कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक हेड होना चाहिए और एक सिंगल प्लान होना चाहिए। मतलब क्या है? जैसे देखो ना, हमारी कंपनी होती है, कंपनी में डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो कहता है हर डिपार्टमेंट का एक हेड होना चाहिए और उसका एक सिंगल प्लान होना चाहिए। और हेड का काम क्या है? अपने डिपार्टमेंट की सारी एक्टिविटीज को एक कॉमन डायरेक्शन दे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक कॉमन डायरेक्शन दे ताकि हम अपना गोल अचीव कर सकें। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड कौन होना चाहिए? प्रोडक्शन मैनेजर। तो वो देखे कि मेरे डिपार्टमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको एक कॉमन डायरेक्शन दिया जाए ताकि जो कंपनी का गोल है उसको टाइमली प्रॉपरली अचीव कर सके। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या कहता है प्रिंसिपल? ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। एक जैसे हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसका एक सेम ऑब्जेक्टिव है वन हेड एंड वन प्लान। एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। दिस इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, ताकि सबको आप कोऑर्डिनेट कर सके और उनके जो एक्शंस हैं उनको एक कॉमन डायरेक्शन दे सके। दिस इज माय डियर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और अगर ऐसा नहीं होगा तो उन सब की जो एक्टिविटीज हैं डिपार्टमेंट की, उनको कभी भी आज कॉमन डायरेक्शन नहीं दे पाओगे। बेटा केस स्टडी में याद रख लेना, जहां भी कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट आ गए और उनके ऊपर एक हेड आ गया और आपसे टीचर पूछे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, तो याद रखना यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो हो रहा है। जहां पे एक डिपार्टमेंट है उसका एक हेड है और वो उनको डायरेक्शन दे रहा है। अब मेरे बच्चे, अगर हमने इस प्रिंसिपल को मान लिया तो क्या फायदा होने वाला है, क्या एडवांटेज है? नंबर वन सर, एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन इज ऑब्टेन्ड। जब एक डिपार्टमेंट को आपने डिवाइड कर दिया, एक जैसी एक्टिविटीज एक डिपार्टमेंट में डाल दी और उसका एक हेड बना दिया। अब एक जैसी एक्टिविटी जब एक डिपार्टमेंट में होगी तो वो डिपार्टमेंट उस काम में क्या हो जाएगा? स्पेशलिस्ट। जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी सिर्फ कहाँ हो रही है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो सारे जो लोग हैं वो प्रोडक्शन में क्या हो जाएंगे? एक्सपर्ट हो जाएंगे, स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, डेफिनेटली जब एक जैसी एक्टिविटीज एक डिपार्टमेंट के अंदर है, उन सबको एक हेड डायरेक्शन दे रहा है, कॉमन गोल बता रहा है क्या है, तो डेफिनेटली एक डायरेक्शन में जब काम होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, डेफिनेटली अब इजीली ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। एंड हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ड्यू टू यूनिटी इन एक्टिविटीज। अब एक जैसी एक्टिविटीज आपने एक डिपार्टमेंट में डाली हुई है तो उनको कोऑर्डिनेट करना भी कितना आसान हो गया। अब मेरे को सपोज करो प्रोडक्शन एक्टिविटी तो कोऑर्डिनेट करना है तो बड़ा इजी है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज कहाँ है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। फाइनेंस एक्टिविटी तो कोऑर्डिनेट करना है, आसान है क्योंकि सारी कहाँ पे हो रही हैं? फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो रही हैं। तो ये इसका एडवांटेज रहता है। लेकिन अगर आपने इसको वायलेट किया, आपने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को नहीं माना, तो पहला नुकसान क्या होगा? कभी भी स्पेशलाइजेशन की एडवांटेज को आप नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली एक जैसी एक्टिविटीज को आपने एक डिपार्टमेंट में नहीं डाला तो कभी भी आप, जो मेरे बच्चे हमारा स्पेशलाइजेशन है, उसको आप एडवांटेज को अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, एफिशिएंसी जो है कंपनी की वो डिक्रीज हो जाएगी। जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली जब एक कॉमन डायरेक्शन ही नहीं है, अलग अलग जगह हो रही है सारी एक्टिविटीज, तो उस केस में आपकी एफिशिएंसी भी गिरेगी। हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड डिफिकल्टी इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करना कितना मुश्किल हो जाएगा? वेरी डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट, क्योंकि सारी एक्टिविटीज जो एक जैसी एक्टिविटीज हैं वो एक डिपार्टमेंट में नहीं हो रही हैं, अलग अलग जगह अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हैं। अब उनको कोऑर्डिनेट करना भी कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आपने इस प्रिंसिपल को वायलेट किया। तो इस प्रिंसिपल को जरूर मानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को आप लोग फ्यूचर मैनेजर बनने वाले हो तो आपने प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है, आपके बहुत काम आने वाले हैं। देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, बहुत प्यारा प्रिंसिपल है ये। फ्यूल कहता है देखो, कंपनी में दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। एक होता है ग्रुप इंटरेस्ट जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, एक होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कहता है देखो मैनेजर का यहां पे रोल क्या है, वो ये देखेगा जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है दोनों को कॉमन डायरेक्शन दे, यानी दोनों एक ही तरह होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए। दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है
इंटरेस्ट है वो सेम होना चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसा हो इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है और जो जर्नल इंटरेस्ट है उसमें क्लैश हो जाए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट कुछ और है, जर्नल इंटरेस्ट कुछ और है, तो आपने किसको प्रेफरेंस देनी है? जर्नल इंटरेस्ट को। फिर आपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट कर देना है फॉर द सेक ऑफ जर्नल इंटरेस्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूं, आज मेरे स्कूल में इंटरव्यू है, मैंने एक इंग्लिश का टीचर रखना है, ठीक है। अब पता लगता है उन जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनमें से एक मेरा कजन है, जो कैंडिडेट आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए उनमें से एक मेरा कजन है। अब मेरा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है कि मैं अपने कजन को जॉब दे दूं। भाई डेफिनेटली मेरे अपना पर्सनल इंटरेस्ट है कि मेरा कजन आ जाए मेरे साथ मेरे स्कूल में, मैं उसको बेनिफिट दे दूं। लेकिन जर्नल इंटरेस्ट क्या कहता है मेरी कंपनी का कि जो बेस्ट कैंडिडेट है, चाहे वो मेरा कजन है चाहे कोई भी है, मैं उसको सिलेक्ट करूं जो रियली डिजर्व करता है। तो ये प्रिंसिपल अगर मैं मानूंगा तो मेरे को क्या करना है? मेरे को प्रॉपर इंटरव्यू करना है। जो कैंडिडेट डिजर्व करता है, चाहे वो मेरा कजन है चाहे कोई और, मेरे को उसी को जॉब देनी है। दैट इज माय डियर जर्नल इंटरेस्ट। यानी अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करना है, सबऑर्डिनेट करना है फॉर द जर्नल इंटरेस्ट। तो ये है प्रिंसिपल, बड़ा मजेदार प्रिंसिपल है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जर्नल इंटरेस्ट। क्लियर एवरीबॉडी? एक बार स्क्रीनशॉट लेने तो आप ले सकते हैं, फिर मैं अगला आपको बताता हूं इसका क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। अब अगर इस प्रिंसिपल को हम मानते हैं तो एडवांटेज क्या है? सबसे पहले हेल्प टू कर्ब अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। अब जो एम्प्लॉय का जो अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है, जो भी डिमांड करें हमारी पूरी हो जाए, तो ऐसा यहां पे कुछ भी होने वाला नहीं है। उन्हें क्लियर हो जाएगा, जो कंपनी के फायदे की बात होगी वही होगा, तुम्हारी चलने वाली नहीं है। सेकंड, एंश्योर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रिलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जब आप हमेशा कंपनी के फायदे के बारे में सोचोगे तो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, डेफिनेटली अब दोनों में कोऑर्डिनेशन हो गया। देखो एक बात बड़ी क्लियर है, अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करेंगे ना तो इंडिविजुअल गोल भी अपने आप अचीव हो जाएगा। अब सपोज करो एक एम्प्लॉय का इंडिविजुअल गोल क्या है कि मेरी सैलरी बढ़े, मेरे को हाइक मिले, मेरे को प्रमोशन हो, तो जब कंपनी ग्रो करेगी उसकी ग्रोथ भी अपने आप हो जाएगी। Then develop the sense of commitment among the employee। तब एम्प्लॉइज को पता लगेगा कि हमारा जो बॉस है, जो मैनेजर है, हमेशा ग्रुप गोल के बारे में सोचता है, कंपनी के बारे में सोचता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है, कहीं भी बायस नहीं है, तो डेफिनेटली उनकी कमिटमेंट और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये एडवांटेज है अगर हमने इस प्रिंसिपल को माय डियर फॉलो किया। लेकिन अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया, वायलेट कर दिया, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? नंबर वन, द डिजायर्ड गोल मे नॉट बी अचीव्ड। भैया जब हर बंदा अपने बारे में सोचना शुरू कर देगा तो कंपनी का जो गोल है हम उसको टाइमली प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाएंगे। भाई हर बंदा अपने बारे में सोच रहा है तो कंपनी का गोल तो कहीं नजर ही नहीं आएगा, पहली प्रॉब्लम। फिर मेरे बच्चे, एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट नहीं होगा। अब एक कंपनी ऐसी हो जहां पे हर बंदा अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, कंपनी के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा, तो ऐसा है वहां पे कोई हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। देन मे लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। डेफिनेटली लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कभी रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे, उनका मिसयूज करेंगे। देन इट विल डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन ड्यू टू क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। और जब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा, हर बंदा कहेगा मेरे इंटरेस्ट को फुलफिल किया जाए, कंपनी के गोल के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, तो जब ऐसा क्लैश होगा, ऐसी डिस्प्यूट होंगी, तो कई बार उस केस में से कोऑर्डिनेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे इसको ठीक करें, किस तरह से कोऑर्डिनेट करें। इतना क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, हर बंदा चाहता मेरा इंटरेस्ट फुलफिल हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो भी नहीं सकता, तो ये डिफिकल्टी आएगी उन्हें कोऑर्डिनेट करने में। तो ये मेरे बच्चे नुकसान होंगे अगर हमने ये प्रिंसिपल को वायलेट किया। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है फेयर एनुमरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये प्रिंसिपल कहता है देखो, आज आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉय आ रहा है, तो आप किसके लिए आ रहे हैं? भाई काम करेगा, सैलरी के लिए आ रहे, वेजेस के लिए आ रहे। और देखो सबसे जो बड़ा इंसेंटिव होता है किसी भी वर्कर के लिए वो क्या होता है? मॉनेटरी इंसेंटिव, उसकी वेजेस, उसकी सैलरी। तो जब आप एक वर्कर अपॉइंट करते हो तो आप ध्यान रखें कि जो वो डिजर्व करता है एज पर हिज पोटेंशियल, आपने उसको उतनी सैलरी, उतना रेम्यूनरेशन जरूर देना है।
और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इतनी सैलरी दें जो हमारी कंपनी के बजट में है। देखो, मैनेजर को दोनों बातों का ख्याल रखना है, वो रेन्यूमरेशन दे, वो सैलरी दे, नंबर वन वर्कर भी सेटिस्फाइड हो, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो भी उसकी नीड्स हैं फुलफिल हो जाए, और दूसरा कंपनी के वो बजट में भी हो। ये नहीं वर्कर को खुश करने के चक्कर में इतनी सैलरी दे दी कि कंपनी का बजट ही हिल गया। तो आपने दोनों का ख्याल रखना है, ये प्रिंसिपल ये बात कहता है। तो क्या कहता है प्रिंसिपल? द ओवरऑल पे एंड कंपोजिशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉई एंड द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो पे दे रहे हो ना, जो रेन्यूमरेशन दे रहे हो, दोनों के लिए फेयर होना चाहिए, एम्प्लॉय के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। एम्प्लॉय के लिए ऐसे कि उसका देखें कि जो अपने काम के अकॉर्डिंग उसको पैसे मिले, इतने मिले कि उसकी जो बेसिक नीड सेटिस्फाई हो सके, इतनी सैलरी उसको मिले। एंड माइंड वन थिंग, इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में भी होना चाहिए। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रेन्यूमरेशन। क्लियर है? दो बातों का ध्यान रख ले, इतने पैसे देने हैं वर्कर को कि उसकी प्रॉपर वो सेटिस्फाई हो जाए, जितना वो डिजर्व करता है उसको मिले, उसकी बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाए और वो मोटिवेट हो, और वो आपकी कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के भी अंदर हो। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अगर इस प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं तो फायदा क्या होगा, क्या एडवांटेज है? नंबर वन, इंक्रीज इन इंकरेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय। जब एक एम्प्लॉय को जितना वो डिजर्व करता है आप उतनी सैलरी दे देते हो, उतना रेन्यूमरेशन दे देते हो, तो ऑब्वियसली उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ेगा, इंकरेजमेंट लेवल उसका बढ़ेगा। देन एक जो स्पिरिट है डेडिकेशन की वो भी आएगी, वो और ज़्यादा डेडिकेटेड हो काम करेगा। भाई मैं जो डिजर्व करता हूँ, मेरी कंपनी मेरे को पे कर रही है, वो डेडिकेटेड होगा, इंकरेज होगा, सेटिस्फाइड होगा, और फिर उसके बाद कभी कंपनी को छोड़ के भी नहीं जाएगा। तो जो लेबर टर्नओवर रेट है वो भी क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद एक कंपनी के अंदर क्या होगा? एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट होगा। भाई जो डिजर्व करता है उसको उतनी सैलरी, उतना रेन्यूमरेशन मिलता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा कंपनी के अंदर। तो ये इसका फायदा होगा। लेकिन अगर हमने इसको नहीं माना तो क्या होगा? सर सबसे पहले देखो, अब एक वर्कर डिजर्व करता है अच्छी सैलरी, लेकिन अगर उसको वो नई सैलरी मिलेगी तो वो क्या करेगा? वो कंपनी को छोड़ के चला जाएगा। तो पहला नुकसान क्या होगा मेरे बच्चे? पहला नुकसान होगा इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय छोड़ के जाना शुरू कर देंगे जब उनको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। डिससेटिस्फैक्शन होगा, डीमोटिवेशन होगा एम्प्लॉय के अंदर। भाई मैं डिजर्व करता हूं अच्छी सैलरी, मेरे को नहीं मिल रही, मैं डीमोटिवेटेड होऊंगा, मैं डिससेटिस्फाइड होऊंगा। देन द डिजायर्ड गोल मे नॉट बी अचीव। डेफिनेटली डिजायर गोल अचीव कब? देखो ना, जब आपका स्टाफ सेटिस्फाई नहीं होगा ना, मोटिवेटेड नहीं होगा, वो अच्छे से काम नहीं करेगा, तो कंपनी का जो गोल है वो भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और फिर एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं होगा। भाई जहां पर आप जो डिजर्व करते हो, अगर आपको उतनी सैलरी नहीं मिल रही, डिससेटिस्फैक्शन का माहौल है, डीमोटिवेटेड है वर्कर्स, तो कैसे हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट होगा? काम करने का मजा नहीं आएगा। तो ये मेरे बच्चे नुकसान होगा अगर हमने इस प्रिंसिपल को वायलेट किया। फिर आता है प्रिंसिपल हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो पहले हम मतलब समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अगर जो मैनेजमेंट है, स्पेशली टॉप लेवल मैनेजमेंट, अगर सारे इंपॉर्टेंट टास्क अपने पास रख ले और सारे डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट रखे, यानी सारी पावर किसके पास है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, हम इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट में एक फैमिली के 4 या 5 लोग हैं और सारे डिसीजन वही ले रहे हैं। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, कैसी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, स्टाफ कैसे रिक्रूट करेंगे, जो भी डिसीजन है सारे वही ले रहे हैं। तो ये क्या है? सेंट्रलाइजेशन। और एक कंपनी जहां पर आपने क्या किया हुआ है, पावर अपने वर्कर्स में डिवाइड की हुई है, पूरी कंपनी में लोगों को पावर दी हुई है डिसीजन लेने की। जैसे रिलायंस कंपनी है, कितना बड़ा सेटअप है, अलग अलग यूनिट्स हैं, हर यूनिट का एक इंचार्ज है, अपने हिसाब से वो डिसीजन ले रहा है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। अब जो फ्यूल है वो क्या कहता है? देखो, कहते किसी भी कंपनी में ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है, ना कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है। अब आपको सारी पावर मैनेजर अपने पास रख ले, सारे डिसीजन वो ले,
ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसमें काम ढंग से नहीं होगा, देरी भी हो जाएगी और एफिशिएंसी डेफिनेटली गिरेगी। और आप ये बोले कि मैनेजर सारे काम को डिवाइड कर दे, खुद कुछ भी ना करे, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, तो यहां भी कोई फायदा नहीं है, मैनेजर की जो पोस्ट है उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। तो फ्यूल यहां पे सजेस्ट करता है कि कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। बेटा ये वर्ड याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूल ने क्या कहा, हमें क्या अडॉप्ट करना है, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने पास रखे और जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल पर उनको दे दे, उन काम को करने के लिए उनको दे दे। दैट इज द माय डियर इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। क्या कहता है वो, सुपीरियर शुड कीप द अथॉरिटी ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो सुपीरियर अपने पास रखे, while the authority to take daily decision of less importance should be delegated to the subordinate। बाकियों को डेलीगेट कर दो, अपने सबॉर्डिनेट को दे दो वो काम जो लेस इंपॉर्टेंट है। ये है हमारे बच्चे प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहता है, मैनेजमेंट को क्या चाहिए, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है, ना कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है। आपको क्या करना है, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है टॉप मैनेजमेंट अपने पास रखे और जो लेस इंपॉर्टेंट है, डेली रूटीन के काम है, उनको डेलीगेट कर दे टू द सबऑर्डिनेट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फिर बात करते हैं, अगर हम इसको मानते हैं तो क्या इससे बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले जो वर्कलोड है सुपीरियर का कम हो जाएगा। भैया आपने लेस इंपॉर्टेंट टास्क को डेलीगेट कर दिया तो आपका वर्कलोड यहां पे कम हो जाएगा, तो उस समय जो सुपीरियर है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टास्क हैं उन पे ऊपर अपना टाइम लगा पाएगा, तो इससे जो वर्कलोड है सुपीरियर का कम हो जाएगा, पहला बेनिफिट। और जो वर्कलोड कम होगा तो सुपीरियर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क में, कुछ इनोवेशंस में, कुछ नया सोचने में अपना टाइम लगा पाएगा। बेटर देन क्विक डिसीजन, देखो हर एक को काम दे दिया आपने, तो डेली रूटीन के वो जो डिसीजन है फटाफट ले रहे हैं, क्विकली ले रहे हैं। और डेफिनेटली इससे जो सबऑर्डिनेट है वो भी इंकरेज होंगे, भाई उनको काम मिला है, उनको डेलीगेट किया गया है काम, यानी इन पे विश्वास किया है बॉस ने, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। एंड लीड टू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ द गोल, और गोल को आप इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव कर पाएंगे। तो ये क्या है मेरे बच्चे फायदा, अगर हमने इस प्रिंसिपल को माना। लेकिन अगर हमने इस प्रिंसिपल को नहीं माना तो क्या नुकसान होने वाला है। पहला वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या है, अननेसेसरी इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर। मान लो सुपीरियर ने क्या किया, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर लिया, सारे काम अपने पास रख लिए, तो भैया क्या होने वाला है, उसका जो वर्कलोड है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहां पे क्या कहते हैं, हम चलेंगे जी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन करेंगे और सारा काम जो मैनेजर है उसने अपने पास रख लिया, तो उससे क्या होगा, उसका जो वर्कलोड है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर वो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन करता है। सेकंड, इम्पेशेंट एंड रॉन्ग डिसीजन बाय डेफिनेटली बाय द सुपीरियर। अब मान लो आपको बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, क्या किया सुपीरियर ने, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर लिया, सारे डिसीजन उसी को लेने हैं। अब जब बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, इतना काम उसके ऊपर होगा, तो सम टाइम वो रॉन्ग डिसीजन भी ले लेगा और उससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। एंड देन डिक्लाइन इन द इंकरेजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कितना डिस्करेज हो गया, भाई हमारे से को पूछता ही नहीं है, सारे डिसीजन टॉप लेवल ले रहे, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आपका स्टाफ है, जो इंप्लॉइज हैं, जो लोअर लेवल मिडिल लेवल पे हैं, वो डिस्करेज हो जाएंगे, उनका इंकरेजमेंट लेवल जो है वो डाउन चला जाएगा। और मेरे बच्चे फिर कंपनी ढंग से काम नहीं होगा, स्मूथली फंक्शनिंग नहीं होगी, क्योंकि जब सारा बर्डन सुपीरियर के ऊपर है, सेंट्रलाइजेशन कर लिया आपने, तो टाइम पे डिसीजन हो नहीं पाएंगे, कई बार रॉन्ग डिसीजन भी हो जाएंगे, तो उस केस के अंदर कंपनी स्मूथली काम नहीं करेगी। तो ये इसका नुकसान होने वाला है अगर हमने इस प्रिंसिपल को वायलेट किया। अब मेरे बच्चे यहां पे हमने 8 प्रिंसिपल्स आज डिस्कस किए हैं। आज मैंने कितने प्रिंसिपल्स कराए हैं, 8 प्रिंसिपल। अभी 6 प्रिंसिपल रह गए हैं, इनको मेरे बच्चे मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा और हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 या 3 लेक्चर में इस यूनिट को खत्म कर दें, क्योंकि थोड़ा बड़ा यूनिट है मेरे बच्चे, कम से कम 2 या 3 लेक्चर इसके और लगेंगे।
लेकिन आई प्रॉमिस यू, जो भी हम करेंगे बड़े अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे। और मेरी कोशिश ये है कि मेरे को सुनते सुनते, लेक्चर को सुनते सुनते आपको मैक्सिमम टॉपिक वहीं पे याद हो जाएं, वहीं पे समझ आ जाए। और हाँ, लेक्चर मिस नहीं करना, बार बार बोलूंगा, रूटीन में लेक्चर को सुनना है। और लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। और मैंने पहले भी बताया था, मैंने बच्चे प्लेलिस्ट बना दी हुई है, बिजनेस स्टडी की भी और इकोनॉमिक्स की भी, ताकि आपको कोई भी लेक्चर ढूंढने में, सुनने में कोई दिक्कत ना आए। तो आप उन प्लेलिस्ट पे जाके इकट्ठे लेक्चर भी सुन सकते हैं। और हाँ, एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसको आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि लेटर ऑन मैं नोट्स वगैरह, असाइनमेंट, टेस्ट अगर आपको दूंगा तो इसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू दूंगा। तो इसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लें। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।